साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नवाब मलिक अब भी जेल के अंदर बंद हैं। उनके हालात लगातार खराब ही होते जा रहे हैं। अब इधर संजय राउत के हालात भी मलिक जैसे होते हुए दिख रहे हैं, तो उधर मलिक की कंडीशन लगातार बुरी और बुरी होती जा रही है। 23 फरवरी को अरेस्ट किए गए नवाब मलिक ने लेकिन अब पहली बार अपनी रेगुलर बेल एप्लीकेशन लगाई है। जी हाँ, अब तक वो कभी हेल्थ के नाम पर, कभी अवैध गिरफ्तारी के नाम पर जमानत मांगते रहे, लेकिन जमानत मिली नहीं, राहत मिली नहीं और इसीलिए अब पहली बार नवाब मलिक ने रेगुलर बेल एप्लीकेशन लगाई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी दलीलों में दम दिख नहीं रहा है। जी हाँ, जिसके बाद कहा जाने लगा है कि क्या इस बार भी जमानत नहीं मिलेगी तो फिर से नवाब मलिक को जेल में ही रहना होगा। तो बताते हैं आपको पूरा अपडेट, नवाब मलिक ने क्या दलीलें दी और दलीलों में कितना दम है, सब कुछ बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि मलिक को इस बार राहत मिलेगी या फिर आफत बढ़ेगी। कमेंट जरूर करें। तो नवाब मलिक के हालात ठीक तो बिल्कुल भी नहीं कहे जा सकते हैं, या कहें कि मलिक के हालात बेहद ही ज्यादा खराब हैं, लगातार खराब होते ही जा रहे हैं। उनकी हेल्थ कंडीशन वैसे ही खराब है और ऐसे हालात में करीब 4.5 महीने से नवाब मलिक जेल के अंदर बंद है। अब महाराष्ट्र में उनकी सरकार रहते हुए उन्हें जेल में डाला गया था और तब उनकी हालत खराब थी, बहुत खराब थी। तो अब तो उनकी विरोधी पार्टी की सरकार आ गई है, तो अब उनकी हालत कैसी होगी, कितनी खराब होगी, जेल में क्या कंडीशन होगी या फिर जेल जैसे हालात में अस्पताल में ही कितने बुरे हाल होंगे, समझा जा सकता है। अब इस बीच नवाब मलिक ने पहली बार जमानत के लिए रेगुलर बेल एप्लीकेशन लगाई है और पीएमएलए कोर्ट पहुंच गए हैं। मलिक को पूरी उम्मीद है कि उन्हें जमानत मिलेगी, जरूर मिलेगी। अब पहले ये देखिए कि आखिर जमानत की एप्लीकेशन में नवाब मलिक ने क्या क्या लिखा है, क्या क्या कहा है और किस आधार पर जमानत मांगी, और फिर आपको बताएंगे कि उनकी दलीलों में कितना दम है और दाऊद का नाम कितना जरूरी था और उससे कितनी मुश्किल यहाँ पर होने वाली है। तो नवाब मलिक ने अपने वकील के जरिए स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दी है, जिसमें मलिक ने साफ साफ लिखा है कि उन्होंने कोई साजिश या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की है। जिनके नाम एनआईए ने अपनी कंप्लेन में लिखे उनके साथ मिलकर नवाब मलिक ने लिखा है कि जिनके भी नाम एनआईए की उस शिकायत में है उनसे नवाब मलिक का कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एनआईए ने अपनी कंप्लेन में भगौड़े दाऊद का नाम तो लिखा ही है और साथ ही साथ उसकी बहन हसीना पारकर, गैंग के अन्य लोगों के भी नाम लिखे और इनके साथ मिलकर नवाब मलिक ने साजिश की, देश के खिलाफ काम किया, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, देश विरोधी कामों के लिए फंडिंग की। ये सब कुछ एनआईए ने अपनी शिकायत में कंप्लेन में लिखा था, जिसके बाद नवाब मलिक ने इसे नकारा है, खारिज किया है और कहा है कि ये सब कुछ गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आगे देखिए, नवाब मलिक ने कहा है कि ईडी ने इसी आधार पर उन्हें फंसाया और कई तरह के आरोप भी लगाए। अब यहाँ पर नवाब मलिक ने बड़ी बात ये कही कि ईडी ने इस मामले में, यानी कि टी से कनेक्शन के मामले में, देश विरोधी गतिविधियों के मामले में कोई भी सबूत अब तक ईडी ने प्रोड्यूस नहीं किया, पेश नहीं किया और कोई भी गवाह अब तक नहीं ला पाई है। यानी कि आरोप पूरी तरह से गलत हैं, साजिश के आरोप पूरी तरह से गलत, मिथ्या है, ये नवाब मलिक का कहना है। अब कोर्ट ने भी नवाब मलिक की एप्लीकेशन को ले तो लिया और ईडी को भी 15 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कह दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात इस मामले में ये है कि नवाब मलिक की दलीलों में फिलहाल दम दिख नहीं रहा है। और क्योंकि पहले भी कोर्ट इन दलीलों को खारिज कर चुकी है और ईडी इन दलीलों के खिलाफ अपनी तीखी राय दे चुकी है। जी हाँ, सबसे पहले नवाब मलिक ने जो एप्लीकेशन दी थी जिसमें साफ साफ कहा था कि उनके खिलाफ केस अवैध है, उनकी गिरफ्तारी अवैध है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है और कुछ भी गलत उन्होंने नहीं किया है, तो लोअर कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि प्राइमा फेसी यानी कि प्राथमिक तौर पर नवाब मलिक पर आरोप सही लग रहे हैं, सही दिख रहे हैं। और नवाब मलिक उसके बाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी नवाब मलिक की एप्लीकेशन को तब खारिज कर दिया था। और अब वही बातें फिर से नवाब मलिक ने कही है, वही बातें अपनी रेगुलर बेल एप्लीकेशन में भी लिखी हैं, जिसमें साफ है कि इन दलीलों में बिल्कुल भी दम नहीं है। क्योंकि जब एक बार इन्हीं दलीलों पर, इन्हीं बातों पर एप्लीकेशन खारिज हो सकती है तो साफ है कि मलिक की अर्जी दूसरी बार यानी कि इस बार भी खारिज हो सकती है। हालांकि सब कुछ कोर्ट पर निर्भर करता है, कोर्ट के विवेक पर, कोर्ट के फैसले पर सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन जो आरोप पहले भी खारिज हो चुके हैं, नवाब मलिक की जो बातें पहले भी साइडलाइन हो चुकी हैं, जिन्हें पहले भी कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया, वो दोबारा भी खारिज होंगे। फिलहाल तो नवाब मलिक केस में यही होता हुआ दिख रहा है।
तो अब पहले तो ईडी को 15 जुलाई तक जवाब देना है और उसके बाद सुनवाई होगी और फिर जमानत पर फैसला भी होगा, जो फिलहाल तो नवाब मलिक के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि मलिक की कंडीशन और ज्यादा खराब होने वाली है और ज्यादा बिगड़ने वाली है और लंबे वक्त तक, न जाने कितने वक्त तक जेल के अंदर सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है, ये फिलहाल साफ साफ दिख नहीं रहा है। तो आपका क्या मानना है, क्या इस बार नवाब मलिक को जमानत मिल पाएगी या फिर नहीं मिलेगी? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार चली गई है, जिसके बाद संजय राउत के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत बनती जा रही है। एक तरफ तो ईडी के मामले में बुरी तरह से उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि राउत करें तो करें क्या और अगली पूछताछ कभी भी हो सकती है, क्योंकि ईडी साफ कर चुकी है कि संजय राउत से भी पूछताछ से वो संतुष्ट नहीं है और फिर से पूछताछ की तारीख जल्द आ सकती है। अब इस केस में संजय राउत को छुटकारा कब मिलेगा या फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो फिलहाल कह नहीं सकते। लेकिन आफत का डबल डोज देने के लिए डिफेमेशन केस आ गया, जिसमें अब संजय राउत की असली वाली आफत आने वाली है। जी हाँ, संजय राउत की असली वाली आफत अब आने वाली है, क्योंकि राउत की गिरफ्तारी की तैयारी हो चुकी है और समय, तारीख, सब कुछ तय हो गया है। असल में महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का वाद दायर किया था और मेधा सोमैया ने संजय राउत से हट जाने के रूप में 100 करोड़ की भारी भरकम रकम की मांग की थी और साथ ही साथ लिखित में पब्लिक माफी मांगने की मांग की थी, जिसमें पहली सुनवाई में प्राइमा फेसी संजय राउत पर आरोप सही पाए गए थे। जी हाँ, राउत पर आरोप सही पाए गए, जिसके बाद 4 जुलाई को सुनवाई मुकर्रर की गई थी। अब यहाँ पर समझिए, 4 जुलाई को संजय राउत को मुंबई की सिवरी कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। 4 जुलाई यानी कि सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश होना था, लेकिन न तो संजय राउत पेश हुए और ना ही राउत की तरफ से उनके कोई वकील ही कोर्ट में पहुंचे। यानी कि कोर्ट और मेधा सोमैया के वकील के साथ साथ खुद मेधा सोमैया इंतजार करते रहे, लेकिन संजय राउत न खुद पहुंचे और ना ही उनकी तरफ से कोई पहुंचा। कोर्ट का वक्त पूरा खराब किया गया। अब इसके तुरंत बाद मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कोर्ट से मांग कर दी कि संजय राउत के खिलाफ वारंट निकाल दिया जाए ताकि वो कोर्ट में पेश हो सके। कोर्ट ने भी तुरंत वकील विवेकानंद गुप्ता की बात मान ली और संजय राउत के खिलाफ बेलेबल वारंट निकाल दिया। अब ये वारंट तो बेलेबल है, लेकिन राउत के लिए कितनी मुश्किलें लाने वाला है वो भी देखिए और समझिए। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 18 जुलाई तय की और बेलेबल वारंट निकलने के बाद संजय राउत को अब हर हाल में 18 जुलाई को कोर्ट में आना ही होगा, पेश होना ही होगा, या फिर कम से कम अपने वकील के जरिए पेशी दिखानी होगी। लेकिन अगर संजय राउत फिर से कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं, पेश नहीं होते हैं, तो फिर जारी होगा नॉन बेलेबल वारंट। जी हाँ, गैर जमानती वारंट, यानी कि तब की कंडीशन में तुरंत ही राउत को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसमें जमानत भी नहीं मिलेगी और अरेस्ट करके सीधे पुलिस संजय राउत को कोर्ट में पेशी के लिए ले आएगी। यानी कि संजय राउत गिरफ्तार हो सकते हैं और इसके लिए तारीख तय हो गई है। 18 जुलाई की वो तारीख है जब तक की मोहलत कह सकते हैं कि संजय राउत को फिलहाल मिली है और उस मोहलत के बाद कोई मोहलत नहीं मिलेगी, कोई राहत नहीं मिलेगी, सीधे सीधे अरेस्टिंग होगी। संजय राउत सलाखों के पीछे जा सकते हैं और वो भी मानहानि के केस में। अब अगले 24 घंटे संजय राउत के लिए और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि अगले 24 घंटे में ही वो बेलेबल वारंट जारी किया जा सकेगा और उसकी तामील होगी। यानी कि संजय राउत तक पहुंचाया जाएगा, संजय राउत को वो बेलेबल वारंट डिलीवर करवाया जाएगा और संजय राउत की तरफ से उसे जैसे ही एक्सेप्ट किया जाएगा तो मान लिया जाएगा कि संजय राउत ने वारंट ले लिया है और वो अब कोर्ट का आदेश मानेंगे, कोर्ट के आदेश के वो अधीन आ गए हैं। और अगर फिर भी कोर्ट का आदेश नहीं माना तो होगा कड़ा एक्शन। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।